नमस्कार, प्राइम टाइम 8 PM आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत, क्योंकि खबरों के साथ हम दिखाते हैं उन खबरों का विश्लेषण भी। पहली खबर की बात, विधानसभा की कार्यवाही को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में पीसीसी चीफ कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें इस मामले में अब तक मिली शिकायतों का परीक्षण किया जाएगा और आगे की कार्रवाई तय होगी। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि यह मामला आचरण समिति को भी सौंपा जा सकता है। मैं ये अभी कुछ बात तय नहीं है, पर ये बात सही है कि मैं विधानसभा में कम समय दिया है, क्योंकि मुझे 200 लोगों से रोज मिलना है। मैं वहाँ क्या बीजेपी की बकवास सुनूंगा या 200 लोगों से मिलूंगा? तो ये मैं सोच रहा हूँ क्या करना चाहिए। विधानसभा की कार्यवाही को लेकर कमलनाथ की टिप्पणी क्या उनके लिए मुसीबत का नया सबब बन सकती है? इस मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा और बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने विधानसभा स्पीकर को शिकायत करके इसे विधानसभा की अवमानना बताया था और कहा था कि इससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। इन शिकायतों के साथ इस मामले की पड़ताल के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अहम बैठक बुलाई है। संभव है कि ये मामला आगे विधानसभा की आचरण समिति को सौंपा जाए। दोनों ने कहा है कि जिस तरह से विधानसभा की कार्रवाइयों के बारे में कमलनाथ जी बोले हैं, वो एक विधायक के आचरण के खिलाफ है और संसदीय परंपराओं के खिलाफ है, नैतिकता के खिलाफ है और संसद की अपमानना या विधानमंडलों की अपमानना का केस बनता है। वो दोनों आवेदन मुझे प्राप्त हुए, दोनों का संज्ञान लिया हमने। उसमें भी जो विधि सम्मत संवैधानिक जो कार्रवाई होगी, आज ही मैं उसका परीक्षण करने जा रहा हूँ। क्या हो सकता है वैधानिक कार्रवाई? सर, विधानसभा के बाहर यदि विधानसभा की कार्रवाई को लेकर कोई टिप्पणी की जाती है तो क्या ये अवमानना का मामला बनता है? हाँ, दोनों बनता है, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है, किसी अन्य सदस्य के विधानसभा में अथवा उसके संसदीय आचरण से संबंधित, विधानसभा में या उसके संसदीय आचरण से संबंधित किसी अनैतिक आचरण के संबंध में शिकायत कर सकता है। माने कोई सदस्य करेगा तो वो संसदीय मतलब आचरण हो गया कि बाहर ही, विधानसभा के भीतर अलग से लिखा विधानसभा या संसदीय आचरण, तो दोनों बात आ गई, विधानसभा के भीतर या विधानसभा के बाहर, दोनों जगह में वो विधायक शिकायत करेगा, उसमें कार्रवाई होगी। सर, अब इस पूरे मामले में क्या आचरण समिति को भी सौंपा जा सकता है मामला? बिल्कुल, क्योंकि इसका परीक्षण करके, क्योंकि उसका परीक्षण विधायकों के आचरण के, संसदीय आचरण के खिलाफ कोई कृत्य होता है तो उसकी परीक्षण के लिए आचरण समिति को ही, क्योंकि आचरण समिति बनी हुई है, तो आचरण समिति को ही प्रकरण जाता है, जहां वो परीक्षण करते हैं, साक्ष्य लेते हैं और इसके बाद प्रतिवेदन करते हैं। असल में पिछले दिनों पीसीसी चीफ कमलनाथ का विधानसभा को लेकर ये बयान आया था, जिसमें उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई के संबंध में बकवास शब्द का इस्तेमाल किया था। उसी वक्त से बीजेपी ने कमलनाथ की घेराबंदी तेज कर दी। अब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम इस मामले का परीक्षण कर रहे हैं। मामला आचरण समिति में भी जाने की संभावना है। इस दौरान बड़ा सवाल यही कि क्या इस परीक्षण के पूरा होने के साथ बढ़ सकती हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ की मुश्किलें। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो बारी है विश्लेषण की। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही को बकवास कहने का यह पूरा मामला है और कमलनाथ की सदन से बाहर की गई टिप्पणी की शिकायत भी कर दी गई। कमलनाथ की मुश्किलें ऐसे में बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शिकायतों की पहले जांच होनी है और उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। आचरण समिति को भी यह पूरा मामला सौंपा जा सकता है। अब जांच होगी आचरण समिति की तरफ से और उसके बाद क्या कार्रवाई की जा सकती है, यह भी तय होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। कोल क्राइसिस से पैदा हुए बिजली संकट के बीच अब सबसे बड़ी चुनौती है थर्मल पावर पर निर्भरता कम करना और ऊर्जा के वैकल्पिक सोर्स को मजबूत करना। मौजूदा बिजली संकट से मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है, लिहाजा अब शिवराज सरकार का जोर सोलर और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने पर है।
शिवराज कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर एक बड़ा फैसला भी लिया गया है। देश के कोने कोने से बिजली संकट की खबरें सुर्खियों में हैं। देश के थर्मल पावर प्लांट्स में 75% से ज्यादा बिजली कोयले से बनती है, लेकिन कोयले की कमी इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस लेकर आई है। दरअसल देश में मौजूदा बिजली की डिमांड ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन इतनी डिमांड के बावजूद कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही। दावा किया जा रहा है कि देश के कई थर्मल पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक खत्म होने के कगार पर है। आलम यह है कि रेलवे ने पावर प्लांट तक कोयला पहुंचाने के लिए बड़ी तादाद में पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया है, ताकि मालवाहक ट्रेन से प्लांट्स तक कोल सप्लाई की जाए। एमपी भी बिजली संकट से अछूता रहे हैं। कांग्रेस ने तो ऐलान कर दिया है कि बिजली संकट को लेकर पार्टी आंदोलन करेगी। हालांकि सूबे के ऊर्जा मंत्री का दावा है कि बिजली कटौती नहीं की जा रही है। पहले हमारा 10,000 मेगावाट की मांग हुआ करती थी, आज एकदम वो 12,000 मेगावाट की मांग हो रही है। बिजली की मांग बढ़ी है और ये सौभाग्य है, अच्छा है कि मध्य प्रदेश में जो 6.5% वृद्धि होती थी वो अब जाके 14-15% तक वृद्धि हो रही है। तो निश्चित रूप से नए उद्योग हमारे यहाँ स्थापित हो रहे हैं। ये स्थिति जो है हमारी वर्तमान में बन रही है और हम जैसे कहीं ज्यादा लोड आ रहा है तो ट्रांसफार्मर फूक जाए, उससे अच्छा थोड़ी देर के लिए ट्रिपिंग की। दलीलें जो भी हो, इतना तय है कि कई राज्यों में बिजली संकट है और अब सवाल ये है कि इससे सबक क्या मिला। जाहिर है बिजली के पारंपरिक सोर्स यानी थर्मल पावर पर निर्भरता कम करने की चुनौती सामने खड़ी है। एमपी सरकार भी जानती है कि जल्द ही बड़े कदम उठाने होंगे, लिहाजा शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में तय हुआ है कि सूबे में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर फोकस किया जाएगा। हम केवल कोल आधारित बिजली के उत्पादन पर ही ध्यान ना दें। प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमें वो साधन जिनसे हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सौर ऊर्जा, उसको लेकर हम विशेष रूप से काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे दोनों मंत्रियों और पीएस ऊर्जा की एक कमेटी बनाई है जो हमारे काम हो रहे हैं बिजली को लेकर उन पर तो समीक्षा करेंगे ही, पर उसके साथ साथ हम नवीन और कौन कौन सी ऊर्जा के स्रोतों को मध्य प्रदेश में लागू कर सकते हैं। शिवराज कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला ये भी लिया है कि सरकारी दफ्तरों, निवासों, नेताओं के सरकारी बंगलों में बिजली के लिए पूरी तरह सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। कि शासकीय दफ्तरों में अब बहुतायत रूप से सौर ऊर्जा के प्रावधानों को स्थापित किया जाएगा। उसके साथ ही शासकीय निवास जो हैं, जिनमें अधिकतर जगह सौर ऊर्जा के स्रोत नहीं है, वहां पर भी किया जाएगा। दुनिया में 5वां सबसे बड़ा कोल भंडार भारत में है। कोयला उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन बढ़ती आबादी, शहरीकरण और औद्योगिकरण से बिजली की डिमांड कोल सप्लाई के मुकाबले ज्यादा पहुंच गई है। ऐसे में ये सही वक्त है कि ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बड़ा कदम बढ़ाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात विश्लेषण की अब करते हैं तो देश में रिकॉर्ड स्तर पर बिजली की डिमांड पहुंच चुकी है और कोयले की सप्लाई में कमी आ रही है, जिसकी वजह से बिजली का संकट पैदा हो रहा है। आए दिन बिजली कटौती भी हो रही है। अगर थर्मल पावर की बात की जाए यानी कोयले से बिजली उत्पादन की बात की जाए तो 75% बिजली का उत्पादन कोल से होता है। कई राज्यों में बिजली का संकट एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। ऐसे में ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करने का वक्त आन पड़ा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एमपी में 10% वोट शेयर बढ़ाने का टारगेट। टास्क के लिए विधानसभा से लेकर बूथ स्तर तक त्रिदेव को दी गई कौन सी नई ट्रेनिंग? इस चुनाव में क्या होगा बीजेपी का डिजिटल प्लान? आइए देखते हैं।
बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति में दिए गए 10% वोट शेयर बढ़ाने के टारगेट को पूरा करने में जुटी बीजेपी का फोकस इस बार बूथ से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक है। टास्क को पूरा करने से पहले बीजेपी में चले धुआंधार ट्रेनिंग सेशन। बूथ पर कार्यकर्ता की जवाबदारी क्या होगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म से कैसे बनेगी राह, इन सवालों के जवाब तलाशे गए। 2023 में पार्टी के सबसे मजबूत सिपह सालार त्रिदेव ट्रेनिंग के जरिए किए जा रहे हैं तैयार। बीजेपी ने 2 दिन चले ट्रेनिंग सत्र में 1,75,000 त्रिदेव और 25,000 साइबर सेल से जुड़े कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देकर तैयार किया है। व्यापक सफलता हमें इसमें मिली है और ये हमारे लिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात की बधाई देता हूं कि त्रिदेव का प्रशिक्षण भी बड़ी अच्छे परसेंटेज के साथ, जो तीनों हमारे कार्यकर्ता हैं अच्छे प्रशिक्षण हुए, सोशल मीडिया का भी अच्छा प्रशिक्षण हुआ, उसकी हमने समीक्षा की है और आगामी समय में उनके बारे में जो चीज़ें हमने तय की हैं उनको जमीन पर उतारने का काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं। कांग्रेस की निगाह में बीजेपी का 10% वोट शेयर बढ़ाने के टारगेट से लेकर इस टास्क को पूरा करने की दी गई ट्रेनिंग तक पार्टी की सारी कवायद 2023 के चुनाव में बेअसर रहने वाली है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है और ये तो उन्हें डिसाइड करना है कि वो लोग कैसे किस तरह से काम करना चाहते हैं। लेकिन जो चाहे वो त्रिदेव की ट्रेनिंग दे या वो कोई भी अन्य ट्रेनिंग दे, पहले भी जनता ने उन्हें नकारा था और जनादेश उन्हें सरकार बनाने का मिला नहीं था और आप 2023 में भी देखिए यही नतीजे उन्हें। 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को कांग्रेस से 1% ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन पार्टी फिर भी सरकार बनाने से चूक गई थी। क्या ये 2018 से मिला सबक है कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने 10% वोट शेयर बढ़ाने का टारगेट तय कर लिया है? भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो चुनाव अभी भले ही दूर है, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का एक्शन अभी से शुरू हो गया। सरगर्मी से बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए रणनीति अपनाई गई है और 10% वोट शेयर बढ़ाया जाए, इस पर पार्टी का पूरी तरह से फोकस है। बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए को इसके लिए खास जिम्मेदारी दी गई है और इन्हें त्रिदेव कहा जा रहा है। बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए पार्टी के त्रिदेव हैं और त्रिदेव कितना कमाल कर पाएंगे ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। बढ़ते हैं फिलहाल आगे। सीएम भूपेश बघेल का 90 विधानसभा का दौरा शुरू हो चुका है। सीएम बलरामपुर जिले के दौरे पर हैं और एक्शन में भी दिख रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं और लापरवाही पर कार्रवाई भी। सीएम के दौरे को लेकर कई तरह की सतर्कता बरती जा रही है। वहीं जिले के अधिकारी भी अलर्ट मोड पर हैं। सीएम भूपेश बघेल जनता का मूड जानने और सरकार की योजनाओं का हाल जानने जिले के दौरे पर हैं। बलरामपुर से शुरुआत हुई है। हालांकि सीएम ने दौरे पर निकलने से पहले साफ किया कि औचक निरीक्षण नहीं है, साथ ही दौरे को चुनाव से जोड़कर न देखा जाए। कोरोना काल के बाद सघन रूप से हर विधानसभा में ये दौरा कार्यक्रम बना है। इसे कतई मत समझिए औचक निरीक्षण। नहीं तो अक्सर मीडिया में यही रहता है कि अचानक मुख्यमंत्री पहुंचे, इस प्रकार की कोई कार्यक्रम नहीं है। 2 दिन पहले से सबको पता है कि कहाँ कहाँ जाना है, वो कार्यक्रम है। मैं जाऊंगा, वहाँ विभिन्न शासकीय कार्यालय में भी जाऊंगा, आम जनता से मेरी मुलाकात होगी, गांव में या नगर में भ्रमण भी कर लेंगे, उनके साथ बैठ के शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी, सुख दुख की चर्चा। आप इसको इलेक्शन से जोड़ के मत देखिए। इलेक्शन में आने में तो अभी 1.5 साल बाकी है। जब ये कैलेंडर बदल जाएगा तब आप कहिएगा कि हाँ अब इलेक्शन ईयर आ गया। सामरी विधानसभा की कुसमी नगर पंचायत पहुंचने पर सीएम का भव्य स्वागत किया गया। सीएम ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की जानकारी के लिए थाने का दौरा किया, पुलिस कर्मियों से मुलाकात की। सीएम से पुलिस कर्मियों के परिजनों ने पुरानी पेंशन योजना और साप्ताहिक अवकाश मिलने पर सीएम का शुक्रिया कहा। भूपेश बघेल ने दौरे के पहले ही दिन जता दिया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कुसमी नगर पंचायत की सीएमओ पर गाज गिरी। सीएम ने राशन कार्ड न बनने पर सीएमओ को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। इसको लेकर सीएम ने ट्वीट किया। ट्वीट में अधिकारियों को साफ चेतावनी दी गई। राशन दुकान पर लोगों से बातचीत की, उनकी समस्या पूछी। उन्होंने रजिस्टर भी चेक किया। बलरामपुर में भूपेश बघेल ने शिक्षा व्यवस्था का भी हाल जाना। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में छात्रों से बात की, सवाल पूछे और छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। पहली बार बोर्ड एग्जाम दिला है, रिजल्ट क्या आएगा, कैसे होगा, है ना, तो बड़ा टेंशन में था। लेकिन बचत क्लासेस में कभी नर्वस नहीं हुआ। तो नर्वस होने का कारण ये है कि पढ़ाई की तैयारी यदि कमज़ोर है तो फिर नर्वस होगा, और पढ़ाई की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छा होगा तो फिर एक्साइटेड। अच्छा, तो एक चीज़ और मैं सुधार दूँ, हमारे यहाँ 10वीं बोर्ड नहीं होता था, हमारे समय 11वीं बोर्ड है ना, 11th बोर्ड था। बात 10वीं 12वीं नहीं था, हम लोग सीधा 11th किए और कॉलेज। मुख्यमंत्री का जिलों का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। सीएम सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी जानकारी तो ले ही रहे हैं, साथ ही जनता के मन में क्या है ये भी जान रहे हैं। भले वो अपने दौरे को औचक नहीं कह रहे, साथ ही चुनाव से जोड़कर न देखने की बात भी कहते हों, लेकिन सियासत के जानकार मानते हैं कि वास्तव में ऐसा है नहीं। लापरवाही पर सीएम कार्रवाई कर जनता के साथ अधिकारियों को भी संदेश दे रहे हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में दौरे पर सियासत होगी भी, और आने वाले दिनों में सीएम के अलग अलग अंदाज भी देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो भले ही चुनाव अभी दूर है, लेकिन सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में सीएम भूपेश बघेल दौरा करने वाले हैं और सुबह की जनता से वे इस दौरे के दौरान सीधा संवाद करने के लिए निकले हुए हैं। आज भी हमने देखा कि चौपाल लगाकर लोगों से समस्याएं भी सुन रहे थे, बातचीत कर रहे थे, साथ ही जमीनी समस्याओं को समझेंगे, उनका समाधान भी करेंगे। हो सकता है कि वहीं पर कुछ बड़े फैसले भी मौके पर ही ले लिए जाएं। दौरे की शुरुआत से ही पूरा एक्शन उनका नजर भी आ रहा है। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले उनका ये दौरा पार्टी के लिए काफी अहम रहने वाला है। इसी के साथ प्राइम टाइम 8 PM में इतना ही। नमस्कार।